हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो आपका है, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की तय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए चैप्टर क्या नाम है, विकिरण तथा द्रव्य की तय प्रकृति। इसमें आपका एक टॉपिक भी आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर, जिसके आधार पर एक चैप्टर भी बनाया जा सकता है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यही हमको आज पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो आपको ये भी पढ़ना है, ये सबको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल, एकदम बेसिक से। तो आप कापी और पेन लेकर बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले क्या है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था? हर्ट्ज। उन्होंने एक संकल्पना दी, उन्होंने क्या बताया, क्या बताया? देखिए सबसे पहले कौन आए थे? हर्ट्ज। इन्होंने एक संकल्पना दिया। इन्होंने कौन सी संकल्पना दिया? इन्होंने कहा कि अगर किसी धातु की सतह पर, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक धातु की सतह, ये क्या है, ये आपका एक धातु की सतह है, जिस पर अगर कोई प्रकाश आती है, क्या आती है, कोई प्रकाश आती है और इस पर आपतित होती है, यानी जब कोई विकिरण या कोई प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो हर्ट्ज ने संकल्पना दिया कि जब प्रकाश किरण या प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस कथन को उन्होंने बताया। तो इसी को क्या कहा जाता है? देखो प्रकाश, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रकाश। अब प्रकाश के कारण यहाँ से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा है? ये आपके है इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पूरे प्रभाव को, इसके यानी इस प्रभाव को क्या कहते हैं? कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी जब प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत उत्पन्न हो जाए तो इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये किसने कहा था? हर्ट्ज ने। इसकी संकल्पना थी। फिर इसको प्रायोगिक रूप से किसने बताया? तो प्रायोगिक रूप से अपने के दो वैज्ञानिक और आए बाद में, जिनका नाम था लेनार्ड और वालवाक्स। क्या नाम था? लेनार्ड और हालवाक्स। क्या नाम था? लेनार्ड और हालवाक्स। दो वैज्ञानिक है। देखिए कौन कौन है? लेनार्ड तथा हालवाक्स का। देखिए हम क्या होता है, प्रयोग। इन्होंने एक प्रयोग किया, किसके लिए किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की संकल्पना का एक प्रयोग द्वारा बताया कि नहीं ये सच्ची बात है, ये कथन सत्य है जो हर्ट्ज ने कहा। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक निर्वातित, क्या किया, एक निर्वातित नली, क्या लिया? निर्वातित नली। यानी इस नली में देखिए ये आपका क्या लिया? एक निर्वातित नली है और इसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाया? देखिए इन्होंने उसमें इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड इधर से लगाया और एक इलेक्ट्रोड इधर से। देखिए उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए। यानी यहाँ पर आपका ये वाला प्लस, ये माइनस, यहाँ पर आपका ऋणावेश है, यहाँ पर क्या आएगा? धनावेश। क्या आएगा? धनावेश। अब इस ये आपका एक निर्वातित नली लिया। क्या लिया? एक निर्वातित नली लिया। इस नली के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाया उन्होंने और इस नली में क्या किया, फिर उन्होंने देखो यहाँ पर फिर क्या आपने करा, उन्होंने इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर उन्होंने क्या किया, एक प्रकाश किरण को आपतित कराया। कौन सी प्रकाश किरण? पराबैंगनी। पराबैंगनी प्रकाश किरण। यानी उन्होंने क्या किया, पराबैंगनी प्रकाश किरणों को इस इलेक्ट्रोड पर आपतित कराया। जब उन्होंने एक निर्वातित नली लिया और इसमें पराबैंगनी प्रकाश किरणों को इस इलेक्ट्रोड पर आपतित कराया तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। क्या उत्सर्जित हुए? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस से प्लस की ओर जाने लगे। कहाँ जाने लगे? प्लस की ओर। ये आप बताओ, देखो ये आपका क्या है? माइनस। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? माइनस। और इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं?
तो दोनों आपके माइनस माइनस है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और धनावेश इसको आकर्षित करेगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और उत्सर्जित होकर धनावेश को जाने लगे, और जब धनावेश से जाने लगेंगे, देखो ये आगे परिपथ क्या है, बंद, परिपथ बंद है, यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लगे और परिपथ बंद है, तो इसमें क्या होती है, इसमें आपका एक धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है, धारा आई। इसको बोलते हैं प्रकाश धारा। क्या बोलते हैं, प्रकाश धारा। अब प्रकाश धारा को इंग्लिश में आता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है, फोटो करंट, फोटो करंट। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों क्या कहता है, इन इलेक्ट्रॉनों कहा जाता है, देखिए ये आपका है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है, क्योंकि प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, तो प्रकाश के प्रभाव का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, इसमें उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो धारा उत्पन्न होती है, इसको कहा जाता है प्रकाश धारा। समझ में आ गया आपको, ये प्रभाव उन्होंने बताया, किसने, लेनार्ड और हार्लॉक से प्रयोग करके बताया। अब इसके बाद देखो उन्होंने फिर क्या कहा कि देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है निकल रहा है, इसमें यहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है। तो स्टार्टिंग में जब इसमें प्रकाश पड़ना शुरू हुआ, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल रहे थे। फिर एक समय ऐसा है कि यहाँ से जितने प्रकाश पड़ा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ जाएंगे, तो एक निश्चित समय के बाद वहां पर क्या होगा, धारा का मान, यहाँ का मान निश्चित हो जाएगा, और उस निश्चित धारा को कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। फिर इतना समझ में आपको संतृप्त धारा। फिर इसके बाद देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर सोचा कि चलिए सही है, सही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। फिर उन्होंने क्या किया, प्लस माइनस जो था इसको उल्टा कर, इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, कि अब देखते हैं कि अब क्या होता है, अगर इसको हम बदल दें तब क्या होगा। तो उन्होंने देखो क्या, अब इसी को हम थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में बना रहे हैं, देखो ऐसे उन्होंने क्या किया, एक नली लिया था, ठीक है। अब इस नली में क्या किया था उन्होंने, यहाँ पे देखो आपका एक इलेक्ट्रोड लगाया था। क्या लगाया था, एक इलेक्ट्रोड लगाया था। अब इलेक्ट्रोड देखो ये आपका क्या था, माइनस था, और ये था प्लस। क्या था, माइनस था और ये क्या था, प्लस। फिर जब इस पर कोई प्रकाश किरण आई, क्या आई, प्रकाश किरण आई, तो यहाँ से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, माइनस से प्लस को जा रहे थे। क्या हो रहे थे, माइनस से प्लस को जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड को बदल, इलेक्ट्रोड क्या किया, बदल। जब इलेक्ट्रोड को बदल दिया तब देखो क्या हुआ। तो अब इस बार उन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड फिर से लगा, फिर से क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा, लेकिन इस बार इसको माइनस कर दिया और इसको क्या कर दिया, प्लस। और प्रकाश यही पर लाया, धनावेश वाले लाया इस पर। जब इस पर आएगा प्रकाश, देखो क्या होगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हुए, लेकिन अब यहाँ से देखो विभव का मान उल्टा होगा, ये धनावेश हो गया ऋणावेश, यानी अब धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जबकि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, इन पर नीचे की ओर एक बल लगने लगेगा, ठीक है, नीचे आने लगेगा, किधर आने लगेंगे, नीचे। यानी अब ये ऊपर नहीं जाएंगे, अब नीचे ही आएंगे। क्या होंगे, नीचे ही आएंगे। तब अगर नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा, धारक मान बढ़ेगा घटेगा, धारक मान घटने लगेगा, धारक मान क्या होगा, घटने लगेगा। अगर इस विभव के मान को बढ़ा, देखो ये प्लस और माइनस के अंदर क्या होगा, विभव में अंतर। क्या है, विभव में अंतर। अगर इसके मान को बढ़ाते जाए तो देखो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। जब यहाँ से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, धारक मान क्या हो जाएगा, शून्य। धारक मान क्या हो जाएगा, शून्य। यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ धारक मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो उस विभव को ध्यान समझो आप, देखो वह विभव जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विभव पर नहीं पहुंच पाता, ऋणात्मक विभव पर, अच्छा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लिखिए आप, विभव नहीं लिखिए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, उसे क्या कहते हैं, उसे निरोधी विभव, निरोधी, क्या कहते हैं उसे, निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधी विभव। यानी वह विभव जिस पर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, इसमें कोई धारा नहीं पड़ती, तो इसे बोलते हैं निरोधी विभव। यानी निरोधी विभव पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाते। समझ आएगा आपको। अब देखो जो निरोधी विभव है इसको दर्शाते हैं V0 से। किसे दर्शाते हैं,
भी नॉट, किसके साथ है, भी नॉट। तो अब भी नॉट और आई के बीच हम क्या करें, एक ग्राफ, क्या करें, एक ग्राफ बनाए। देखो जब हम भी नॉट और आई के बीच एक ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ देखो, देखो आप क्या लिखोगे, लिखोगे धारा तथा निरोधी विभव, निरोधी विभव के बीच ग्राफ। तो ग्राफ हम बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए ये आपका एक्स वाई हो गया। अब इसमें आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका है भी नॉट, यानी ये आपका है विभवांतर, ये क्या है, विभव, और ये आपकी है धारा, धारा आपका इस तरफ बढ़ रहा है, अब विभव इस तरफ। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ये निरोधी विभव का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते, देखो निरोधी विभव इससे अगर विभव मान बढ़ाते रहो तो धारा मान बढ़ता है, धारा मान क्या होता है, बढ़ता है, ये सीधा होता है इस तरीके। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बना दे, आप लोग समझ जाओ। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये आपका है निरोधी विभव भी नॉट। अब जैसे जैसे आप देखो निरोधी विभव का ये मान लिया था, ये आपका ऋणात्मक था, फिर इसके बाद ये आपका क्या है, धारा, धारा मान बढ़ता बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा है कि धारा मान अधिकतम हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। ये आपका क्या है, धारा के ग्राफ है, यहाँ पर आई है, और ये आपका भी नॉट, क्या है, भी नॉट। तो देखो निरोधी विभव धारा की चीज ग्राफ बनता है कि धीरे धीरे धारा मान बढ़ता है और एक समय ऐसा संतृप्त धारा होता है। यहीं पर अगर आप विभव मान क्या कर दो, भी नॉट करोगे, निरोधी विभव का धारा मान शून्य हो जाता है। ये किसके बीच है, धारा और निरोधी विभव के बीच ग्राफ, समझ आ गया, ये आपका सिंपल से इतना चीज समझ में आई। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ जो प्रकाश पड़ रहा है, देखो हम उन्होंने कौन सा प्रकाश लिया था, पराबैंगनी प्रकाश किरण। तो पराबैंगनी प्रकाश किरण की तीव्रता, किसका, पराबैंगनी प्रकाश किरण की तीव्रता तथा धारा, जो आपके से प्रवाहित धारा है, इसके बीच संबंध। तो देखो अब हम क्या देखेंगे, प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश की तीव्रता तथा धारा में संबंध। अब ये क्या होता है, तो देखो अब आप छोटा सी समझ लो कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, आपको पता होना चाहिए, फिर अगर नहीं पता तो देखो, जो का प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, देखो एकदम सिंपल है, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक आयतन में गिरने वाली प्रकाश की किरण जो होती है उसी क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता। यानी प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित प्रकाश को उसकी तीव्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब देखो एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में गिरने वाले प्रकाश क्या होता है, उसे क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता। तो जब आप प्रकाश की तीव्रता यहाँ बढ़ाते हो, देखो जब यहाँ प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाओगे तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आप प्रकाश की तीव्रता यहाँ बढ़ा रहे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो धारा मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ जाएगा, धारा मान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका, देखो अब हम इसको देख रहे हैं, आपका जो होता है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता अनुपाती होती है किसके, धारा। यानी अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा। जैसे आपको यहाँ बताया कि देखो एकांश में जितना प्रकाश गिरा उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इसी प्रकाश से और मात्रा बढ़ाओ
अगर और बढ़ा दो और इलेक्ट्रॉन सर्किट में लगेंगे, क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन सर्किट में लगेंगे, धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ये इसकी क्या होता है, अनुपाती होता है। तो अगर अब ग्राफ आप देखोगे किसके बीच, देखो यही ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आपका अगर तीव्रता देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पर आपका है निरोधी, अब देखो यहाँ पर निरोधी वो है, तो यहाँ पर पहले क्या हो गई थी, एक धारा निकल रही, ये जा, फिर अगर आपने तीव्रता बढ़ा दिया, देखिए आपने क्या किया, तीव्रता बढ़ा दिया, जब तीव्रता बढ़ा देंगे तो देखो ये ऐसा होगा, फिर आपने तीव्रता बढ़ा दिया, ये और बढ़ जाएगा, अब देखो ये क्या होगा, यानी यहाँ पर है क्या आपका, पहले आप जान लो, ये आपका जो अच्छे इस पर आपको होगा धारा, इसको क्या है, ये आपका धारा अगर आप, और ये आपका है विभव का, किसका ग्राफ है, विभव का। तो देखो जब आप क्या कर रहे हो, तीव्रता बढ़ा, क्या बढ़ा रहे हो, तीव्रता, तीव्रता को कैपिटल आई से करते हैं, किसी को करते हैं, कैपिटल आई से। तो देखो ये आपका है I1, ये आपका है I2, ये आपका है I3, तो I1 I2 I3 तो कैपिटल लिखेंगे, आपका क्या है, तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता। देखो I1 I2 I3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका I1 I2 I3 है, तो देखो सबसे ज्यादा आपका है I3, फिर आपका है I2, फिर आपका है I1, यानी अब ध्यान देखो, जब एक से दो है, दो से ज्यादा तीन, यानी अब प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ा रहे, तो देखो जो धारा का मान वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो पहले धारा का मान इतना ही था, फिर इससे बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, यानी प्रकाश तीव्रता बढ़ाने धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए निरोधी विभव का मान नहीं बदलता, निरोधी विभव का मान नहीं बदलता, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ आया, तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने देख लिया प्रकाश की तीव्रता और धारा के बीच संबंध, अब इसके आगे हम देखेंगे थोड़ा सा और है, निरोधी विभव और साथ ही उसके आता है आवृत्ति, तो उसको हम देखेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, देखिए अभी आपने देखा है किसमें, निरोधी विभव धारा में संबंध, इसके बाद हम देख लेते हैं आवृत्ति, किसका, आवृत्ति। देखो अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, किसका, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। देखो आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम इसकी क्या बढ़ाए थे, तीव्रता बढ़ाए थे, अगर हम इसकी आवृत्ति बढ़ा दें तब क्या होगा, तो ध्यान सुनो, देखो प्रकाश की आवृत्ति क्या होता है, जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो उसके तीव्रता से अलग होता है। अब हम देखते हैं किसका, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। देखो अगर हम इसकी क्या अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें तो क्या होगा, तो पहले आप याद रखो कि देखो जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति, देखो जो प्रकाश की आवृत्ति होती है आपका होता है क्या, यह अगर प्रकाश की आवृत्ति आप देख रहे हो यह, तो मैक्स प्लांक के अनुसार, अभी आपको हम आगे बढ़ाएंगे प्लांक के क्या बताए थे, तो आप याद रखो कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, प्रकाश की ऊर्जा यानी E बराबर होता है एच एफ, यानी E बराबर क्या होता है एच एफ, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की आवृत्ति है वो उसकी ऊर्जा के अनुपाती होती है, क्या होती है, अनुपाती। अगर यदि आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ाओगे तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो जब आप यहाँ पर इसकी अब बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, अब देखो हम इसकी बढ़ा रहे हैं आवृत्ति, यानी ये बढ़ा, ये आपका मतलब बढ़ा रहे हैं इसकी ऊर्जा, क्या बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा। इसके पहले हमने तीव्रता बढ़ा रहे, क्या बढ़ा था, तीव्रता, और ये क्या है, ऊर्जा। तो देखो जब हम इस प्रकाश की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि हम उसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, गति, कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा, यानी जिस गति ऊर्जा से जा रहे थे वो गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम इसकी ऊर्जा बढ़ा दें, तो जब प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी बताइए अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ बढ़ गई तो क्या होगा, अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम बढ़ा दें तो यहाँ अब थोड़ा सा यहाँ देख लो, आपको मैं बताया जब विभव बदल दिया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचते, लेकिन अब इनकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। अगर ऊर्जा बढ़ गई इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने लगे, तो इनको रोकने के लिए हमें और ऊर्जा यानी और ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से रुकेंगे। यानी अब ध्यान से इसका कंसेप्ट करने का मतलब क्या था कि जब आप प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हो तो निरोधी विभव का मान बढ़, निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है।
जबकि इसकी धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी ऊर्जा पर क्या पड़ा? ऊर्जा पर प्रभाव पड़ा। यानी अब क्या लिखोगे आप कि प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की जो आपकी क्या आवृत्ति बढ़ाने से, क्या करने से? बढ़ाने से क्या होता है? निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव का मान क्या होता है? विभव का मान बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, जबकि धारा पे, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब याद रखोगे कि जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव क्या होता है? बढ़ जाता है। आपको हम रीजन समझा दिए कि देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें यहाँ पर जो विभव मान उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए निरोधी विभव क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ आ गया आपको? अब देखो, यानी यहाँ से आपको सिद्ध होगी, समझ में आ गया कि जो आपका यफ है वो अनुपाती है V0, किसका अनुपाती है? V0। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी एफ और V0 के बीच ग्राफ बनाओ, क्या करोगे? ग्राफ बनाओ, तो देखो क्या बनेगा। यानी यहाँ पर देखो मैं ग्राफ, किसके किसके बीच? देखो ये आपका है एफ यानी आवृत्ति, और ये आपका है क्या? विभव यानी V के बीच अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी? सीधी रेखा। कि अगर आप विभव मान बढ़ाओगे तो आवृत्ति मान बढ़ेगा, लेकिन इसमें धारा का मान परिवर्तित नहीं रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो धारा हो, यहाँ लिख कह सकते हो धारा का जो मान है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, रहता, धारा मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। अब ध्यान से देखो, इसके पहले अगर हम V और I के बीच ग्राफ बनाए, किसके बीच? V यानी विभव और धारा I के बीच ग्राफ बनाए, तब क्या होगा? तो देखो अब क्या होगा, यहाँ बनाते देखो, अब ग्राफ बन रहा है, ये आपका फिर से क्या होगा? ये होगा आपका विभव, ये क्या होगा? विभव, और ये आपका क्या होगी? धारा I। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब देखो अब तीव्रता नहीं बढ़ा, अब हम आवृत्ति बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? आवृत्ति। तो आवृत्ति यहाँ पर अब क्या लेंगे? आवृत्ति। तो जब आवृत्ति लेते हैं तो क्या, पहले ये ऐसे था, ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका क्या है? देखो यहाँ पर आपका V0 कब? जब इसकी आवृत्ति, ध्यान समझना, जब इसकी आवृत्ति है f1, क्या है? f1, यानी जब इसकी आवृत्ति f1 है तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या है? आपको बताया ये आपका है धारक मान, इसका मान है संतृप्त धारा, ये आपका संतृप्त धारा। अब संतृप्त धारा ये है और तीसरा धारा वही है, और आपका f1 आवृत्ति V0 यहाँ पर है, निरोधी विभव मान यहाँ पर, लेकिन हम आवृत्ति क्या करें? बढ़ा दें। आवृत्ति क्या करें? बढ़ा दें। तो अगर आवृत्ति बढ़ा दें तो ये जो आपका इसका मान बढ़ जाएगा, ये ऐसे। यानी अब यहाँ देखो क्या हो गया, इसकी आवृत्ति में क्या किया? बढ़ा दिया, यानी क्या हो गया? f2, क्या हो गया? f2। अगर ये f2 हो गया तो ये आपका हो जाएगा V02, यानी ये बदल गया, लेकिन धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो धारा बदला गया? नहीं, धारा बदलता नहीं। यहाँ पर अगर आवृत्ति बदलती है क्या बदलता है? V0। अगर और आवृत्ति बढ़ा दो तब, और अगर आवृत्ति बढ़ा दो क्या होगा? देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप आवृत्ति बढ़ा दिया यानी f3 कर दी तो क्या हो जाएगा आपका? जो ये V0 है ये हो जाएगा, यानी जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाते हो विभव जो निरोधी विभव मान होता है बढ़ता है, लेकिन धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पिछले लाइन में क्या था? इसके पिछले आप तीव्रता बढ़ा रहे थे तो विभव यानी निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, धारा मान क्या हो जाता है? बढ़ जा रहा है। ये दोनों एक साथ अपोजिट, इनको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आप लिख लो कि यहाँ पर जो f1 है, देखो f3 अधिक है किससे? f2 से, और f2 अधिक किससे? f1 से। समझ आ गया? तो ये आपका किसके बीच था? आवृत्ति और निरोधी विभव धारा के संबंध। इसके पहले हम किसने? तीव्रता निरोधी विभव धारा के बीच संबंध। ये दोनों संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ग्राफ पूछे जाते हैं, तो ग्राफ को नोट कर लो और अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। देखिए आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था ये
आपका लगभग खत्म होगा, ठीक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या होता है, आइंस्टीन का एक समीकरण है, तो हम उसको समझेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लो। और आइंस्टीन का समीकरण समझने से पहले आपको एक और समझना होगा नियम, जिसको बोलते हैं मैक्स प्लांक का नियम। देखो यहाँ पर आपको एच एफ होता है, मैं आपको बोला है कि मैक्स प्लांक का नियम सर, तो मैक्स प्लांक का क्या नियम होता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे आइंस्टीन का समीकरण। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्वांटम सिद्धांत। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत। देखिए क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये प्रकाश के कण प्रकृति पर है, किस पर आधारित है, कण प्रकृति। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम सिद्धांत कि आखिर क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। सिंपल एकदम, देखो क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो इसको बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था, मैक्स प्लांक। देखो उन्होंने क्या कहा, यानी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्स प्लांक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखो जो आपका प्रकाश की प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों छोटे छोटे बंडलों के, देखो बंडलों या इसे बोलते हैं, बंडलों को बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं, पैकेट के रूप में उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिसे फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। अब ध्यान समझिए कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा जो होता है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। यानी यह आपका कण के रूप में निकलता है, किसके रूप में निकलता है, कण के रूप में। और इनके बीच जो ऊर्जा होता है लगातार नहीं होता, क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में बटा होता है। देखो लिखा है ना कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, तो यह असतत रूप से होता है। कैसा होता है, असतत रूप से। यानी जो आपका फोटान है, ये फोटान कैसे निकलते हैं, असतत रूप से, असतत रूप में। असतत रूप में मतलब ऐसा नहीं कि लगातार निकल रहे हैं, मतलब एक निकला उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, इस प्रकार से निकलते हैं, तो इनको असतत रूप से निकलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। तो फोटान को किसने बताया, आपका मैक्स प्लांक ने, और इसी को कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। अब मैक्स प्लांक ने और बताया कि जो फोटान होता है इसकी ऊर्जा होती है, यानी इसमें देखो क्या छोटे छोटे ऊर्जा रूप में निकलता है। फिर उनसे पूछा गया कि बताओ ऊर्जा रूप में निकलता है कितनी ऊर्जा होती है, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उसकी आवृत्ति की क्या होती है, अनुपाती होती है। यानी प्लांक के अनुसार क्या होता है, प्लांक के अनुसार क्या होता है, जो आपका देखो फोटान की ऊर्जा, फोटान की जो ऊर्जा होती है वो अनुपाती होती है, किसके, इसकी आवृत्ति की, किसके अनुपाती होती है, इसकी आवृत्ति की। यानी फोटान की ऊर्जा जो ई होती है वो अनुपाती है इसकी आवृत्ति यफ, क्या होती है, अनुपाती होती है। अब उन्होंने इस अनुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए निशान लगाया और इसको बराबर कर दिया, बराबर एच यफ। यही इन्होंने एक नियम दिया कि किसी भी फोटान की ऊर्जा क्या होती है, किसी फोटान की ऊर्जा होती है एच यफ। अब फिर यहाँ पर आपका एच क्या है, तो देखो एच आपका है प्लांक स्थिरांक। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है, यानी एच का मान होता है 6.6 गुणित 10 माइनस 34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ये किसका मान होता है, यश का मान होता है, जो होता है प्लांक स्थिरांक। तो इसको बताया किसने, प्लांक ने, किसी भी फोटान की ऊर्जा होती है आपको क्या होती है, एच यफ होती है। समझ आ गया, तो ये आपका क्या था, प्लांक के नियम के अनुसार था। अब ये देखो फोटान, यहाँ पर शब्द है क्या, फोटान। तो फोटान के कुछ गुण है उनको पढ़ लो आप। क्या बोलोगे, फोटान के कुछ गुण। तो देखो यहाँ पढ़ लो किसके, फोटान के गुण। तो फोटान क्या है, देखो फोटान एक कण होता है। फोटान क्या होता है, एक कण होता है। आप इसका पहला पॉइंट क्या पढ़ोगे, फोटान कण होता है जिसके पास क्या होता है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, यह
प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल, प्रकाश चाल कितना होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, गति करता है मतलब चलता है, गति करता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आयन है कि फोटॉन का स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ये आप याद रखें, जो फोटॉन, इस फोटॉन क्या है कि फोटॉन है, इसका जो स्थिर द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपका फोटॉन का स्थिर द्रव्यमान होता है कितना होता है? शून्य होता है। इसको आप याद रखोगे, फोटॉन का स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। समझ आ गया? अब अगर फोटॉन का गतिज द्रव्यमान लिखें, क्या पूछा जाए आपसे कि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान बताओ, तो फोटॉन का गतिज द्रव्यमान कितना होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर फोटॉन का गतिज द्रव्यमान देखोगे, देखो ये फोटॉन की ऊर्जा क्या हो गई एच एफ, क्या हो गई एच एफ, ये किसके नाम के अनुसार हो गया आपका? मैक्स प्लैंक के अनुसार। अब इसके बाद आप लोग एक बचपन से ही जानते हो कि आइंस्टीन का समीकरण, किसका समीकरण? आइंस्टीन का समीकरण। देखो आपका चौथा पॉइंट हम देखने वाले हैं। कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट, जिसका नाम है ये क्या? फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। तो फोटॉन का गतिज द्रव्यमान कितना होता है? तो आप क्या लिखोगे? देखो आप लिखोगे आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन समीकरण क्या था? तो किसी भी पदार्थ का ऊर्जा जो होता है उसके द्रव्यमान में प्रकाश की चाल के वर्ग से गुणा करना होता है, क्या है? प्रकाश की ऊर्जा। यानी इनके अनुसार क्या था? E बराबर होता है mc स्क्वायर। क्या होता है? आइंस्टीन अनुसार होता है E बराबर mc स्क्वायर। तो देखिए अगर हम फोटॉन के लिए देखें तो यहाँ फोटॉन के द्रव्यमान क्या है, तो इसको फोटॉन की चाल, और यहाँ पर आपको क्या है? ये E बराबर एच क्या आ गया? फोटॉन की ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जा पर क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? अगर दोनों ऊर्जा बराबर तो आप क्या लिख सकते हो? देखो आप यहाँ से लिख सकते हो एच एफ बराबर एम सी। क्या लिख सकते हो? एच एफ बराबर एम सी, ये लिख सकते हो ना? अब ध्यान देखो, यहाँ से अगर आप यम का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यम बराबर क्या हो जाएगा? एच एफ अपान एम सी स्क्वायर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका? एच एफ अपान सी स्क्वायर। समझ आया इतना? अब इसको देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सा, चलो यही लिख, देखो यहाँ पर आपका द्रव्यमान क्या आ गया? एच एफ अपान सी स्क्वायर। अब आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो देखो याद रखो कि आपका जो सी होता है वो होता है लेम्डा इंटू एम, यानी सी क्या? चाल। प्रकाश की चाल ये होता है प्रकाश की तरंग और उसकी आवृत्ति। तो प्रकाश तरंग और आवृत्ति, यहाँ से अगर आप किसका मान निकालोगे, देखो यहाँ से आप किसी का भी मान निकालो, एफ मान निकालो, एफ मान निकालोगे क्या होगा? सी अपान लेम्डा। एफ मान क्या होगा? सी अपान लेम्डा। तो यहाँ अगर एम मान एम बराबर लिखोगे, देखो क्या है एच, और एफ के साथ लिख सकते हो आप सी अपान लेम्डा। देखो सी स्क्वायर नीचे पहले से और लेम्डा आपका आ गया। तो एफ के साथ क्या लिखते हैं? सी अपान लेम्डा, और इस अपान सी स्क्वायर बड़े था, तो एक सी से एक सी कट जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा एच अपान सी लेम्डा। क्या बचेगा? एच अपान सी लेम्डा। इतना समझ आया? अब देखो यम बराबर आपका एक सूत्र ये हो गया, और एक हम मान और रख देते हैं। देखो क्या मान रख रहा हूं, यहाँ पर आपको पता है सी का क्या होता है? एफ लेम्डा इंटू एफ होता है नहीं? तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो? देखिए यहाँ से द्रव्यमान क्या लिख देते हैं? आप लिख सकते हैं सी अपान लेम्डा। तो ये आपका क्या है? ये आपका है फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। ये क्या है? फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। तो आप याद रखो फोटॉन गतिज द्रव्यमान क्या होता है? एच अपान सी लेम्डा, या फिर आप यही लिख सकते हो एच अपान सी स्क्वायर। और जब क्या होगा फोटॉन का स्थिर द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। ये आपका क्या था? फोटॉन। और यही इसको बोलते हैं क्या? क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत आपको यही होता है। क्या होता है? यहाँ से अब देखो आप फोटॉन का फोटॉन को कहानी बता दिया, तो आपको यहाँ से होगा फोटॉन क्या है? एक कण। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा और देख सकते हो कि ये आपका जो होता है फोटॉन की ऊर्जा जो होती है, देखो यहाँ क्या होती है? यह क्वांटीकृत होती है। यानी अगर फोटॉन की संख्या जितनी होगी
देखो ये एक फोटान की ऊर्जा है, अगर हमारे पास बहुत सारे फोटान है, n फोटान है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो n फोटानों के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो n फोटानों के लिए जो ऊर्जा हो वो क्या हो जाएगी आपकी E बराबर हो जाएगा n h जब, क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा n h जब, जहां आप लिख सकते हो n बराबर आपका 1 2 3 4, ये अनंत तक हो सकता है, मतलब जितनी संख्या होगी उतना आपको हो सकता है। तो यहाँ देखो n क्या है, एक संख्या है, किसी फोटान की संख्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं क्वांटम सिद्धांत, यानी इसकी संख्या होती है, कण होता है, किरण नहीं। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या। क्या नाम है इसका, नाम है आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या। क्या नाम है, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या। अब देखो क्या देखना है आपको, आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या। आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या समझने के लिए आपको कुछ और शब्दावली पढ़ने, थोड़ा सा 2-3 शब्दावली हमको बता दे रहे हैं, बस समझ लो। देखो पहली शब्दावली क्या है, आपको सबसे बहुत जरूरी पढ़ना है, क्या है, कार्य फलन। क्या पढ़ना है, कार्य फलन, या इसी बोलते हैं कार्य फलन को बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। अब देहली ऊर्जा इंग्लिश में एक शब्द से बोला जाता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये होता क्या है, तो देखो किसी भी धातु की सतह से, किसी भी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन। यानी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और इसे W नॉट या फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे W नॉट से या फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यानी आप सिंपल क्या बोल सकते हो कि देखो कार्यफलन क्या होता है, किसी भी धातु की सतह से जो उसमें प्रकाश की किरण आ रही, उस प्रकाश के पास कम से कम जितनी ऊर्जा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकाल, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की जितनी ऊर्जा चाहिए, यानी कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए, उसे बोलते हैं इसका कार्यफलन। कि उतना ऊर्जा रहेगा तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं। इसी कैसे कुछ करते हैं W नॉट से या फाई नॉट। समझ आ गया। इसी प्रकार देखो आपका क्या होता है, एक और होता है, इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। यानी देखो जो फोटान आ रहा है उस फोटान की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित हो सके, उसे बोलते हैं कि देहली आवृत्ति। यानी देहली आवृत्ति क्या होता है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखो इससे प्रदर्शित करते हैं F नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की आवश्यक होती है उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति, और उसे किसे बोलते हैं? एफ नॉट से। तो आपको देखो कार्यफलन क्या न्यूनतम ऊर्जा था और एफ की आवृत्ति, तो ऊर्जा आवृत्ति में जो हम संबंध आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? देखो चलो अच्छा बता देते हैं। अभी आप पढ़े थे क्या? एच एफ। तो यहाँ देखो आपका न्यूनतम जो ऊर्जा डब्ल्यू नॉट है, डब्ल्यू नॉट बराबर आपका होगा एच एफ नॉट। तो ये आपका होगा न्यूनतम देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध। समझ आ गया? इसी प्रकार एक तीसरा है आपका, अच्छा तीसरा पढ़ने से पहले थोड़ा और गौर करना। देखो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की जो आवश्यक ऊर्जा वो आपका क्या होता है? डब्ल्यू नॉट। आवश्यक आवृत्ति क्या होती है? एफ नॉट। तो अगर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो आपकी जो आवृत्ति है क्या? एफ नॉट। या तो आवृत्ति क्या हो, देखो यहाँ से आप क्या करोगे? नोट करके लिख लो। क्या करोगे? नोट करके लिख लो, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लो। देखो क्या कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, जो आवृत्ति, आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए क्या होनी चाहिए? या तो आपका एफ नॉट होनी चाहिए या एफ नॉट से अधिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो एफ नॉट होनी चाहिए या एफ नॉट से अधिक होनी चाहिए। अगर एफ नॉट से कम हो गया, एफ नॉट से क्या हो गया? कम हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो अब याद रखोगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए कम से कम आपका एफ नॉट चाहिए या उससे अधिक। अधिक होगा तो निकलेगा, लेकिन कम हो जाएगा तो नहीं। समझ आ गया? इसी प्रकार आपका एक लास्ट होता है क्या? तरंग। क्या होता है? देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। अब देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है आपका? देहली तरंग आपका होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट होता है क्या? देहली तरंग दैर्घ्य, यानी वह अधिकतम तरंग, क्या? वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। क्यों अधिकतम बोले? देखो अब अधिकतम यहाँ क्यों बोल रहे हैं उसको समझ लो थोड़ा सा। देखो आपको पता है क्या, सी बराबर का होता है एफ लैम्डा। अगर यहाँ से आप किसका मान निकालोगे? एफ का मान, तो क्या हो जाएगा? सी अपान लैम्डा, ये सूत्र होता है। अब देखो अगर यहाँ से आप एफ नॉट निकालोगे क्या होगा? सी अपान लैम्डा नॉट। तो देखो देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य क्या कहता है? देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्घ्य। और इसका मान क्या होता है आपका? सबसे अधिक। देखो अगर फ्रीक्वेंसी कम करना है तो आपको क्या होगा? यानी आवृत्ति मान कम करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में पाती है। तो अगर ये न्यूनतम है तो क्या होगा? अधिकतम होगा। अब अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? घटेगा। तो याद रखो जो उत्सर्जन के लिए आवृत्ति होता है एफ नॉट हो या एफ नॉट से अधिक हो, लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य की बात हो तो तरंग दैर्घ्य के लिए आपको याद रखना होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, क्या करने के लिए? उत्सर्जन के लिए आपके पास या तो लैम्डा नॉट हो या लैम्डा नॉट से कम तरंग। ये आप बहुत जरूरी है। अगर ये आपको पता है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं जो आपको ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा, तो इस बार इसको एकदम गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अपना से जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्घ्य या तो लैम्डा नॉट हो, लैम्डा नॉट से कम हो, ज्यादा नहीं। अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। समझ आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम किसको समझेंगे? हम पढ़ेंगे आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या। तो इसको नोट कर लीजिए पूरा, ताकि इसको क्या हम अच्छे से पूरा समझ सकें। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं किसको? आइंस्टीन के प्रकाश उत्सर्जन को। तो देखो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? देखो छोटा सा फिगर बना देते। यहाँ आपका क्या है? एक धातु की सतह, क्या है? धातु की सतह। अब इस धातु की सतह क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। अभी प्रकाश पड़ने से यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। क्या उत्सर्जित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब ध्यान से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहाँ रुक के नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। यानी जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, रुकता नहीं। क्या रुकता नहीं? इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा क्या होती है? कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा। तो देखो यहाँ से जो प्रकाश आया
प्रकाश यानी फोटॉन है, इसकी ऊर्जा क्या थी एच है। अब ये फोटॉन है, पहले देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कुछ ऊर्जा दिया और कुछ ऊर्जा किसमें चला गया, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश फोटॉन जो होता है अपनी ऊर्जा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में फोटॉन अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है और यह ऊर्जा दो रूपों में बढ़ जाती है। कितने रूपों में बढ़ जाती है, दो रूपों। पहला, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कुछ ऊर्जा चली जाती है जो कार्यफलन में चली जाती है, और दूसरा जो बची हुई ऊर्जा होती है वो चली जाती है इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा। किसमें चली जाती है, गति ऊर्जा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि देखो जो आपका फोटॉन की ऊर्जा होती है, फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों। यानी आपका जो फोटॉन की ऊर्जा है, देखो फोटॉन की ऊर्जा ये किन दो भागों में बढ़ जाती है, पहला आपका कार्यफलन में, इसमें कार्यफलन में, और बाकी जो बचता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इन दो रूपों में क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में? अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ। देखो याद रखो कि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। कितने, एक फोटॉन से आपका एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार फोटॉन आकर मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, या एक ही फोटॉन से चार चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आप इस बात को याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इंपॉर्टेंट है कि एक फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। कितने फोटॉन से, एक फोटॉन से एक ही इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि 10-10 फोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या एक ही फोटॉन से 4-4 इलेक्ट्रॉन या 10-10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो सिर्फ यही संभव है, यही क्या है, संभव है। इसके अलावा जैसे ऐसा संभव नहीं है कि देखो फोटॉन को इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखो ये तीन फोटॉन मिलकर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं, ना ये संभव है ना ये संभव है। देखो कि एक फोटॉन मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो ना तीन फोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। सिर्फ होता क्या, संभव क्या होता है कि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होता है। इसको आप याद रखो कि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, ऐसा नहीं कि कई कई फोटॉन मिल रहे हैं। समझ आ गया ना? चलो, तो अब यहाँ पर देखो एक फोटॉन की ऊर्जा होगी, देखो क्योंकि आप यहाँ पर बोल सकते हो सकता है सर दो फोटॉन आपने ऊर्जा दे दी है, तो यहाँ फोटॉन ऊर्जा बढ़ गई, तो ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए आपको ये क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, एक फोटॉन की ऊर्जा की होती है एच। तो अच्छा एच को पहले हम ई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ई। देखो फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर कार्यफलन आपका किसमें चला जाएगा, डब्ल्यू नॉट में, प्लस इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ए ई। तो पहला आप इसको नोट कर लो, पहला ये समीकरण, यानी आइंस्टीन का सूत्र क्या होगा, E बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस के ई। क्या है आपका फोटॉन की ऊर्जा, डब्ल्यू नॉट क्या है, धातु की सतह का कार्यफलन, या फिर जो धातु का कार्यफलन, याद रखो कि सभी धातुओं का कार्यफलन अलग अलग होता है। ठीक है, अब फिर गति ऊर्जा किसकी लेता है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि E क्या होता है आपका, एच एफ बराबर क्या होगा, डब्ल्यू नॉट प्लस के। अच्छा आप ये बताओ, जो डब्ल्यू नॉट है आपका क्या कार्य, इसको भी हम दिखाते हैं। कोई इसको क्या लिखे थे, एच एफ बराबर आप लिखे थे इसको एच एफ नॉट, ये लिखे थे बराबर क्या होगा के, अच्छा बराबर प्लस के ई। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो आप के एक मान निकालोगे तो इसको क्या करोगे, 95 कर दो। अगर इसको इधर 95 कर देंगे तो के एक मान क्या आ जाएगा, के ई बराबर आपका आ जाएगा एच एफ। देखो हो गया, इसको निकालेंगे हम, इसको इधर 95 कर देंगे तो ये आपको प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी एच एफ माइनस एच एफ नॉट क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। आपको पता है गति ऊर्जा क्या होती है, तो गति ऊर्जा सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, अगर इसमें से इसका मान क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ नॉट। ये आपका होता है किसका, इसी को बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण। तो क्या होगा? हाफ एच क्वेश्चन एफ माइनस एफ नॉट, जहाँ एफ होकर क्या फोटॉन का आवृत्ति की अपना क्या है? कार्यफलन या देहली आवृत्ति, कार्यफलन का आवृत्ति है देहली आवृत्ति। तो ये समीकरण आपको याद रखना है, समझ आ गया? तो इसको अच्छे से आप रट लो और याद कर लो, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो आपका सूत्र होता है यही, समझ आ गया? अब देखो इनके बीच में एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, क्या करेंगे? एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, अच्छा ग्राफ बनाने से पहले एक चीज और समझो। देखो आप निरोधी विभव पढ़े थे, क्या पढ़े थे? निरोधी विभव। तो अभी जब लेनार्ड का प्रयोग आपको हम पढ़ाए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करा दें, थोड़ा सा आपका चल रहा है क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा रिवीजन। देखो रिवीजन क्या है? अभी आपने देखा था कि जो लेनार्ड, कौन थे? लेनार्ड, उन्होंने क्या किया था? एक नली लिया, इसमें क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड लगाने के बाद यहाँ क्या किया उन्होंने? कुछ प्रकाश को डाला, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे थे, ऊपर। लेकिन उन्होंने जब इसकी दिशा बदल दी, यानी नीचे क्या कर दिया? प्लस, और ऊपर कर दिया माइनस। तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन रुकने लगे, यानी ये ऊपर नहीं जा रहा, ये रुक रहे। तो इनको रोकने के लिए क्या ऊर्जा है? अब ध्यान समझो, आप इस चीज को एकदम अच्छे समझ जाओगे। देखो जो फोटॉन था उसका ऊर्जा आया, तो कुछ चला गया किसमें? कार्यफलन में, और जो बचा चला गया किसमें? गति ऊर्जा। किसमें चला गया? गति ऊर्जा। इसलिए आपको वहां बताया था कि जब आवृत्ति बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसकी क्या होती? गति ऊर्जा बढ़ जाती थी। अब गति ऊर्जा बढ़ जाने का हमको विभवमान बढ़ाना पड़ता था। विभवमान क्या करना पड़ता था? बढ़ाना पड़ता था। तो याद रखो यहाँ पर जो विभवमान क्या करते? बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होती है? गति ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्यप्रमाण निश्चित होता है, जिस धातु पे होगा वो निश्चित होता है, कभी बदलता नहीं। लेकिन गति ऊर्जा बढ़ सकती, घट सकती, वो किस पर डिपेंड करेगा? फोटॉन की ऊर्जा को। तो देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा है के ई, ये बराबर होगा किसके? ई भी नॉट। ई भी नॉट लिखा हूं तो क्या आपको पता है जो स्थिर ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा यू बराबर का क्या होता है? क्यू भी। ये आप पढ़े हो चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में फिजिक्स में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, चैप्टर 1, 2 और 3 इसी प्रकार से आपके कई सारे मतलब लगभग सभी चैप्टर हमने क्या कवर किए हैं 1 में। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लो उस चैप्टर को और इसका ड्यूरेशन कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं। तो ये आपको क्या होगा? के बराबर है ई भी ना। तो इस बात को भी याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक संबंध है, ये भी आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गतिज ऊर्जा का ई भी ना ये बराबर होता है। समझ आ गया आपको? तो ये बताओ अच्छा यहाँ से जो हाफ एम पी स्क्वायर है गति ऊर्जा है, इसके साथ क्या लिख सकते हैं? ई भी नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई भी नॉट। तब समीकरण क्या प्राप्त होगा? देखो अब आपका यहाँ समीकरण क्या प्राप्त हो सकता है? आपके पास है के ई बराबर एच एफ नॉट माइनस, अच्छा एफ माइनस एफ नॉट ये है। तो के बराबर आप कर सकते हो ई भी नॉट बराबर एच क्वेश्चन हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट, ये लिख सकते हो ना? देखो के के साथ क्या किया हम यहाँ? के के साथ क्या लिख दिया? ई भी नॉट लिख दिया बस। अब यहाँ से अगर आप ई को पहचाने कर दो क्या हो जाएगा? देखो हो जाएगा आपका भी नॉट बराबर एच अपान ई एफ माइनस एफ नॉट, क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ नॉट। ये भी एक संबंध होता है और इसी संबंध से आप एक ग्राफ बना सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्राफ बना सकते हो। किसके बीच? विरोधी विभव और आवृत्ति। किसके बीच? विरोधी विभव और आवृत्ति के बीच। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है, इसके बीच क्या करना है? हमको ग्राफ बनाना है, तो हम बना दे रहे हैं इसके बीच ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या है? ये आपका है विभव, ये क्या है? विभव, और ये आपकी क्या है? ये आपके बना देते हैं आवृत्ति। क्या बनाते हैं? आवृत्ति। ये आपका है विभव और ये है आवृत्ति। तो विभव को लिखते हैं यहाँ पर भी और आवृत्ति लिख देते हैं ये। तो इनके बीच अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। यहाँ यहाँ पर जहां मिल रहा है, देखो आपको बताया था निरोधी विभव तो ऋणात्मक होता है, तो हो जाएगा भी नॉट। ये आपका क्या है? भी नॉट। विभव का क्या हो गया? भी नॉट। और यहाँ पर देखो क्या आपका जो बिंदु है, यहाँ पर आपका भैया क्या है?
आपका आवृत्ति है तो यहाँ पर आपका आता है एफ नॉट। क्या आता है? एफ। क्या आता है? एफ नॉट। और ऊपर आपका होगा एफ। इसकी देखिए जो ढाल, इसकी ढाल, तो ढाल आपका होता है एच अपान ई। क्या होता है? एच अपान ई। देखो यहाँ पर क्या वी नॉट एच अपान ई आपका क्या, ये ढाल, ये क्या है? ढाल। और ये क्या है? एफ माइनस एफ नॉट। ये आपका आवृत्ति देखो एफ नॉट यहाँ पर आ जाए, इसके ऊपर का एफ। समझ आ गया? ये आपका किसके बीच ग्राफ हो गया? इनके बीच। चलिए, ये आपका पूरा था आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव की व्याख्या। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फार्मूले को जैसे ये वाला ये और ये सभी फार्मूले ग्राफ पूरा याद रखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, हम इसको देख लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका है द्रव्य तरंग। क्या है इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक? है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग। तो देखो द्रव्य तरंगे क्या होती है, आखिर में द्रव्य तरंगे होती क्या? तो इसको समझाने के लिए डे ब्रागली ने एक कथन दिया। उन्होंने क्या कहा कि देखो, जिस प्रकार प्रकाश कण प्रकृति को दर्शाता है, देखिए आपने देखा अभी कि प्रकाश कण प्रकृति के द्वारा ही, जो था आपका फोटॉन, फोटॉन के द्वारा आपने क्वांटम सिद्धांत देखा, और साथ ही प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन को देखा। तो इन दोनों का विचार जैसे किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा, क्योंकि प्रकाश क्या है? तरंग की भांति व्यवहार करता है, कण की भांति, यानी प्रकाश में दोनों प्रकृति होती है। उसी प्रकार डे ब्रागली ने क्या कहा कि कोई भी जो कण है जिनका वेग बहुत ज्यादा होता है, वो आपका तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखो कैसे, यानी इसको समझाया किसने? इसको समझाया डे ब्रागली। क्या किया? डे ब्रागली की परिकल्पना, या इसको सिद्धांत भी बोल सकते हो आप। डे ब्रागली क्या सिद्धांत? देखो इन्होंने कहा, क्या कहा कि देखिए जिस प्रकार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों प्रकृति दर्शाता है, वैसे ही आपका देखिए द्रव्य कण भी दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। अब आप बोलोगे द्रव्य कैसे दर्शा सकते हैं? तो देखो, पहले आपको ये तो पता हो गया कि प्रकाश आपका तरंग की भांति व्यवहार करता है और कण की भांति, क्योंकि आपने देखा कि प्रकाश की जैसे आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब घटनाएं तरंग द्वारा भी सिद्ध हो सकती है, कण द्वारा नहीं। उसी प्रकार प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्वांटम सिद्धांत है, ये प्रकाश के जो प्रभाव है, इनको सिद्ध करने के लिए प्रकाश का कण प्रकृति द्वारा सिद्ध हो सकता है, तरंग प्रकृति द्वारा नहीं। यानी प्रकाश दोनों प्रभाव को दर्शाता है। उसी प्रकार डे ब्रागली ने कहा कि वे कण, ठीक है, ये इन्होंने सभी कणों के लिए नहीं बोला, इन्होंने कहा किसके लिए कहा था? इन्होंने इसलिए कहा था वे कण जो क्या है? छोटे हैं और साथ ही तथा ये अति उच्च वेग से, अति उच्च वेग मतलब लगभग 10 घाते देखिए प्लस 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये आपका क्या करेंगे? ये तरंग की भांति व्यवहार करेंगे। ये क्या करेंगे? तरंग की भांति व्यवहार करेंगे। ये क्या करेंगे? तरंग की भांति व्यवहार करें। समझ आ गया? अब देखो इन्होंने क्या किया, डे ब्रागली ने एक तरंग दैर्ध्य को दिया। किसको दिया? तरंग दैर्ध्य को। तो उसको समझने के लिए इन्होंने देखो क्या कहा था, इन्होंने एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र दिया कि किसी भी कण का जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा, ये बराबर होता है उसके किसके? एच अपान टी। यानी उसके संवेग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसको उन्होंने क्या कहा, तो एक बार आपको एकदम सिद्ध कर दे। देखो डे ब्रागली ने क्या कहा कि किसी प्रकार जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उस कण के संवेग। कण के संवेग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती किसके? किसी भी कण के संवेग के। अब यहाँ पर एक नियतांक लगा तो क्या लगाए? लैम्डा हो गया एच अपान टी। तो यहाँ पर आपका एच क्या है? नियतांक। तो यही आपका क्या है?
यही जो तरंग दैर्ध्य इसे बोलते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इसके बोलते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। समझ आ गया? तो ये लैम्डा हो गया चपान, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया इसको भी आप देखो, देखो चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये लास्ट आपका टॉपिक था, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन अब मात्र बस ज्यादा नहीं 1 मिनट और देख लो आप कि कैसे आता है। देखो जैसे आपने अभी पढ़ा कि प्रकाश की 2 प्रतीक होती है, तो हम फोटान लेते हैं। किसको लेते हैं? फोटान। किसको लेते हैं? फोटान को। तो देखो फोटान को अगर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखो, आपने देखा था कि इसके पहले देखा था आइंस्टीन के अनुसार अगर आप देखोगे, आइंस्टीन के अनुसार फोटान के लिए जो ऊर्जा होती है देखो वो क्या होगा, E बराबर mc²। और यही अगर आप किसके लिए देखोगे, प्लांक के अनुसार, अगर प्लांक के अनुसार देखोगे क्या होगा, प्लांक के अनुसार आपका E बराबर होगा h। ये दोनों हो गए, ठीक है। ये फोटान की ऊर्जा ये अगर दोनों को बराबर कर दें क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा mc² बराबर h। क्या हो जाएगा h, यह क्या हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो क्या निकालो, कितना समझ आया आपको? अगर देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, एम सी बराबर एच एफ अपान सी। देखो यहाँ पर क्या क्या है, तो कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, बस सिंपल सी बात है। क्या हुआ, सी यहाँ 2 था, एक को सी बटे में कर दिया, एक को सी में कर, ठीक है। इतना समझ। अब आपको पता है यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ एफ अपान सी बराबर क्या होता है, 1 अपान लेम्डा। क्या होता है, एफ अपान सी बराबर क्या होता है, 1 अपान लेम्डा। तो अगर एफ अपान सी को क्या लिख सकते हो, 1 अपान लेम्डा लिख सकते हो, तो देखो क्या लिख सकते हो, एम सी लिख सकते हो एच अपान लेम्डा। क्योंकि देखो ये पूरा आपका जो है ये पूरा क्या हो गया, 1 अपान लेम्डा। क्या हो गया, 1 अपान लेम्डा। तो क्या एम सी लिख सकते एच अपान लेम्डा। अब देखो यहाँ क्या है, एम क्या आपको फोटान का फ्रीक्वेंसी क्या है, फोटान की चाल। क्योंकि आपको हम बताए थे कि फोटान प्रकाश की चाल से चलता है। तो आप ये बताओ किसी कण का जो संवेग होता है क्या, तो किसी कण का संवेग जो होता है क्या, संवेग। देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, चलो ये फोटान का संवेग। देखो संवेग आपको क्या होगा, पी जो होगा फोटान द्रव्यमान इनटू फोटान का वेग, फोटान का वेग होता है सी। तो क्या हो जाएगा एम सी, यानी यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो पी और क्या हो जाएगा एच अपान लेम्डा। क्या हो जाएगा एच अपान लेम्डा। या फिर अगर यहाँ से आप लेम्डा का मान निकालो क्या हो जाएगा एच अपान पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एच अपान पी। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। तो देखो ये किससे सिद्ध हो गया, प्रकाश से सिद्ध हो गया नहीं, क्योंकि आपको पता है फोटान दोनों जो फोटान होते हैं प्रकाश ही होता है। तो प्रकाश से यहाँ पर सिद्ध हो गया कि पी क्या होता है एच अपान लेम्डा के, या फिर लेम्डा क्या होता है एच अपान। तो यही कथन आपके डे ब्रागली ने बताया। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेम्डा और एच अपान पी, या इसी को आप एक और सूत्र लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेम्डा बराबर एच अपान एम भी। क्या कर सकते हो, लेम्डा बराबर एच अपान एम। तो यही आपका डे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। अगर आपसे किसी भी कण का डे ब्रागली तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख देना लेम्डा एच अपान एम। इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी अब इस चैप्टर को आपको घर पे एक बार फिर से पढ़ना है और पूरे अच्छे हर एक चीज को समझना है और रिवाइज कर लेना है। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप पूरा, इससे जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम सेशन लेके आ रहे हैं, 1 साथ में कंप्लीट करवा रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम्स पहले आपका सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने तैयारी अच्छे से कर सके और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से हो सके। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।